हेलो एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिमांड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने देखा था डिमांड क्या होती है, हमारी इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, और हमने ये भी देखा था कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना लॉ ऑफ डिमांड को। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। और स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं इसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है। लॉ ऑफ डिमांड कहती है कि यहाँ पर क्या आएगा, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब पहले हम बात करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप क्या है। इसको हम क्या अपोजिट रिलेशनशिप भी कह देते हैं, या फिर हम इसको ये नेगेटिव रिलेशनशिप भी कह देते हैं, या हम इसको क्या है इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सपोज दैट आपका कोई भी एक कमोडिटी आप परचेज करते हो। हमने लिया कि हम क्या आइसक्रीम परचेज कर रहे हैं। पहले तो आइसक्रीम का प्राइस 20 रुपीज़ की आपको मिल जाती थी, तो आप खरीदते थे उसकी 2 यूनिट्स। अगर उसका प्राइस क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, 20 से 15 हो जाता है, तब आप कितनी आइसक्रीम परचेज कर सकते हो, 4 यूनिट आप परचेज कर लोगे। आपने अपनी क्या करी, जैसे ही उसका प्राइस फॉल हुआ आपने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। यहाँ से फॉल हुआ और यहाँ पर आपने क्या कर दी, इंक्रीज कर दी उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमारा प्राइस फॉल हो रहा है हमने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज कर रहे हैं। अब एक और केस देखते हैं कि सपोज दैट कि अगर हमारा प्राइस 20 था पहले आइसक्रीम के लिए, और वो फॉल ना होके अब वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, 25 हो गया। पहले हम परचेज कर रहे थे 20 यूनिट्स, अब 22 यूनिट्स, एंड देन अब कितनी परचेज करेंगे हम। अब हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। 2 यूनिट से भी हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ओनली 1 यूनिट ही परचेज करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे जब हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तब हम क्या है अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज कर देते हैं। अगर हमारा प्राइस फॉल हो रहा है तो हम क्या है अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर देंगे। तो इसे कहते हैं हम इनवर्स रिलेशनशिप, या फिर अपोजिट रिलेशनशिप, या फिर हम क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप, या फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इसके अंदर एक और मेन पॉइंट आता है। जब हम बात कर रहे थे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, मतलब इट मीन्स कि हमने क्या है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, और जो दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे हमारी डिमांड को, जैसे फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन वाले जो फैक्टर था, या फिर क्या हम कहें कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड वाला जो फैक्टर था, वो क्या रहेगा यहाँ पर, कांस्टेंट रहेगा। और टेस्ट एंड प्रेफरेंस वाला फैक्टर भी यहाँ पर कांस्टेंट रहने वाला है ना। तो ऐसे ही ये जितने ही फैक्टर्स हैं हमारे, ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ उसी अभी यहाँ कौन सा फैक्टर वर्क कर रहा है, प्राइस का। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। Law of demand states that there is an inverse relationship between the price and quantity demanded of a commodity, keeping other factors constant or status variables. It is also known as a first law of purchase. इसको हम क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। और जो हमने बात करी थी अदर फैक्टर कांस्टेंट की, इसको हम क्या है, सेटिस पैरिवस भी कह देते हैं। मोस्टली एग्जाम्स के अंदर क्या है, सेटिस पैरिवस नाम से आ जाता है, तो वो बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कुछ इसकी क्या है, मान्यताएं होती हैं, एजम्पन्स होती हैं ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की, उसको देख लेते हैं। द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड डज नॉट चेंज। जो प्राइस है हमारे सब्स्टिट्यूट गुड का वो चेंज नहीं होता, और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो भी चेंज नहीं होगा। एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो भी वह भी सेम रहेगी। एंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑल्सो नॉट चेंज सेम। पीपल डू नॉट एक्सपेक्ट द फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और जो भी लोग हैं वो फ्यूचर प्राइस में, अगर फ्यूचर में चेंज होने वाला है हमारा प्राइस, उसको क्या एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं हम। अब देखते हैं डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। तो इसके अंदर आज देखते हैं हम सिंगल कमोडिटी के बारे में। सिंगल कमोडिटी के अंदर क्या कहते हैं, सिंगल कमोडिटी के अंदर कहते हैं कि जब हमारा प्राइस किसके इक्वल हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी के। इट मीन्स कि कोई भी एक कंज्यूमर रहेगा वो कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, वो इतनी ही क्वांटिटी परचेज करेगा किसी भी कमोडिटी की, जब तक उसका मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस के इक्वल आ जाए, प्राइस के इक्वल आ जाती है, तब तक ही वो क्या है, उसकी क्वांटिटी परचेज करेगा। अगर सपोज दैट कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं आती है इक्वल, तो उस केस में कौन कौन से दो केसेस बन सकते हैं, कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकती है उसकी, लेस देन हो सकती है प्राइस से,
मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकती है, लेस देन हो सकती है प्राइस से। और एक केस ये भी बन सकता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है प्राइस से। अब इन दोनों केसों को हम वन बाय वन देखते हैं। हाँ, अब ये मार्जिनल यूटिलिटी मत मीन्स कि जो कंज्यूमर हैगा हर एक पर्टिकुलर यूनिट को परचेज कर रहा हैगा, तो उसको जो यहाँ पर क्या मार्जिनल यूटिलिटी कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो प्राइस हैं वो क्या रहेंगे, यहाँ पर ज़्यादा होंगे। यहाँ पर प्राइस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसी वजह से क्या है, कंज्यूमर को मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ कम मिल रही है। तो हम क्या करें भाई, हम कंज्यूमर हैं, हम ये सोचते हैं कि प्राइस जब हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज कर देते हैं। इट मीन्स हम अपनी कंजम्पशन को डिक्रीज कर देंगे। और हम कब तक इसकी कंजम्पशन को डिक्रीज करते रहेंगे, तब तक कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी हमारे प्राइस के इक्वल ना आ जाए। मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल ना आ जाए प्राइस के, इक्वल आ गया जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के, इट मीन्स कि हमारा कंज्यूमर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा। देन दूसरा केस क्या कहता है कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ग्रेटर है प्राइस से, तो यहाँ क्या हो रहा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है हमें। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा, कम रहेगा, लेस रहेगा। यहाँ प्राइस लेस रहेगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम जब भी हमें कमोडिटीज़ क्या है का प्राइस लेस मिलता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर देते हैं। अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर दो, और कब तक करते रहोगे, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल ना आ जाए। ओके, ये दोनों हमने केस समझ लिए। अब एक बार हम इसको क्या है, रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, a consumer buys only that much quantity of a commodity at which its marginal utility is equal to the price. However, the marginal utility of a commodity can be more or a less. ये हमने दोनों केस देखे थे। अगर marginal utility ज़्यादा होती है और marginal utility कम होती है, तो उन दोनों केसेस के अंदर, उन दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, when marginal utility is more, when marginal utility is less than the price of a commodity, इट मीन्स प्राइस ऑफ द गुड राइसिस। इसका मतलब क्या है, जो हमारे प्राइस हैं उस कमोडिटी के, वो क्या रहेंगे, यहाँ पर ज़्यादा होंगे। इट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी लेस प्राइस, और जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लेस देन प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है रही है हमारी, लेस देन प्राइस। नाउ कंज्यूमर विल रिड्यूस द डिमांड अंटिल मार्जिनल यूटिलिटी राइसिस टिल इट अगेन बिकम्स इक्वल टू द प्राइस। तो जो क्वांटिटी डिमांडेड वो डिक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर रहा है, वो क्या आएगा, करता रहेगा अपनी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी राइस ना हो जाए और वो इक्वल ना हो जाए प्राइस के। मार्जिनल यूटिलिटी दोबारा से वो राइस होकर प्राइस के इक्वल ना हो जाए, तब तक क्या आएगा, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को रिड्यूस करता रहेगा। और हम दूसरा केस देखते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जब व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट मींस प्राइस ऑफ द गुड लेस। यहाँ क्या है, हमारा प्राइस है गुड का लेस आ रहा है। It makes more than price. It makes marginal utility more than price. Now consumer will increase the demand until marginal utility rises till it again becomes equal to the price. तो प्राइस डिक्रीज होने की वजह से क्या करेगा कंज्यूमर, अपनी डिमांड को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और वो कब तक करता रहेगा, कि जब तक कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी राइज होके हमारे प्राइस के इक्वल ना आ जाए। ठीक है जी। अब देखते हैं हम अपना सेकंड केस, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। इसके अंदर हम देखते हैं टू कमोडिटीज के बारे में। पहले हमने सिंगल कमोडिटी को इक्विलिब्रियम पे क्रिएट किया था, अब क्या है, हम दो कमोडिटीज को लेके चलेंगे। टू कमोडिटी, सपोज दैट हमने एक्स एंड वाई कमोडिटी ली है यहाँ पर। तो इसके अंदर ये कहते हैं कि कंज्यूमर क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या है खर्च करता है, पर्टिकुलर इनकम खर्च करने वाला है इसके अंदर। वो इस तरीके से वो खर्च करेगा अपने इनकम का, कि जो रेशो हैगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स विद इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ वाई। ये दोनों क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए।
एक बार हम रीड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनलिटी कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही स्पेंड्स हिज लिमिटेड इनकम इन अ वे that the ratio of marginal utility and the respective prices of the commodity are equal. The marginal utility falls as consumption of the commodity increases. Marginal utility क्या करेगी, falls करेगी जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होगी. In the case of two commodities say as x and the y commodity ली है हमने, will be mu x अपॉन में पी एक्स इक्वल टू mu y अपॉन में पी वाई. अब देखते हैं इसके भी, जैसे हमने ऊपर दो केस देखे थे, अगर हमारा इक्वल नहीं आती है, दोनों कमोडिटीज की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल नहीं आती, तो उस केस में क्या होगा कि व्हेन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज, अगर सपोज दैट कि एक्स कमोडिटी के प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट केस बन गया. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन में पी एक्स इज लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में पी वाई. ओके, तो यहाँ क्या है, हमारे एक्स की कमोडिटी के प्राइस क्या है, इंक्रीज हैं, बढ़े हुए हैं हमारे एक्स की कमोडिटी के प्राइस. ओके, जो हमारे एक्स कमोडिटी के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे को जो एक्स कमोडिटी है वो महंगा पड़, एक्स कमोडिटी क्या है, हमें महंगी पड़ रही है, उसका प्राइस ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे भाई, जब भी हमारे प्राइस इंक्रीज होते हैं किसी भी कमोडिटी के, पी एक्स क्या है, ज़्यादा है, तो हम इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं. एक्स की कमोडिटी को हम क्या कर देंगे, डिक्रीज करेंगे. इसकी कंजप्शन को हम कम कंज्यूम करेंगे, लेस कंज्यूम करेंगे, हम एक्स कमोडिटी को लेस कंज्यूम करेंगे. और कौन सी क्वांटिटी को हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, वाई की क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, ज़्यादा कंज्यूम करेंगे. क्वांटिटी ऑफ वाई की क्या करेंगे, हम मोर कंज्यूम करेंगे. ओके, मोर कंज्यूम करेंगे हम वाई की क्वांटिटी को. और कब तक करते रहेंगे हम वाई की क्वांटिटी को हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम, कि जब तक कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस के बराबर ना आ जाए. तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी. एक बार हम इसको रीड करते हैं. According to the price of a commodity X rises, if the price of the good X increases, then marginal utility X P is less than the marginal utility with respect to P X is less than the marginal utility of Y with respect to P Y. It means that because of a rise in the price, the consumer is getting more marginal utility from good Y. तो इस केस में हम क्या देख रहे थे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है, हमारी लेस आ रही है एज कम्पेयर टू वाई से. हमारे को क्या आएगा यहाँ पर, जो एक्स की कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से क्या आएगा, कंज्यूमर क्या करेगा, अपनी जो लेस क्वांटिटी परचेज करेगा, किसकी, एक्स की कमोडिटी की. सो आगे देखते हैं हम इसके अंदर, कंपेयर टू गुड एक्स, सो ही विल बाय मोर ऑफ गुड वाई. तो इस केस में हम क्या देख रहे थे, गुड वाई को वो क्या कर रहा है, ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, गुड वाई को ज़्यादा कंज्यूम करेगा, एंड लेस ऑफ गुड एक्स, शोइंग दैट द डिमांड फॉर गुड एक्स विल रिड्यूस. और जो डिमांड है गुड एक्स की क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस. बढ़े हुए प्राइस की वजह से जो डिमांड है हमारी, इंक्रीज हुए बढ़े हुए प्राइस की वजह से हमारी जो डिमांड है गुड एक्स की, एक्स कमोडिटी की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. तो यहाँ क्या देखा हमने, इनवर्स रिलेशनशिप देखा, जब हमारे प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम अपनी क्या है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर रहे हैं. ओके, अब देखते हैं, सपोज दैट की प्राइस क्या हो जाते हैं, बाय कमोडिटी के इंक्रीज हो जाते हैं. अब इस वाले केस को देखते हैं, अगर प्राइस हमारे बाय कमोडिटी के इंक्रीज हो जाते हैं तो उसका केस कैसा बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स. अब इधर की तरफ क्या आएगा, क्रिएटर का साइन आएगा एक्स कमोडिटी की तरफ, और मार्जिनल यूटिलिटी वाई विद रेस्पेक्ट टू पी वाई, और इधर क्या आएगा हमारा, लेस का साइन आएगा. क्यों, क्योंकि क्या हमारे जो एक्स की कमोडिटी पे, एक्स की कमोडिटी क्या आएगी यहाँ पर, के प्राइस क्या हो रहेंगे यहाँ पर, कम होंगे, और वाई की कमोडिटी के प्राइस क्या हो रहेंगे यहाँ पर, ज़्यादा होंगे. इसीलिए हमारी क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी वाई की क्या आ रही है, कम आ रही है. मार्जिनल यूटिलिटी वाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस क्या आ रहा है, कम आ रहेगा. तो इस केस में कंज्यूमर क्या कर सकता है, सो द कंज्यूमर क्या, इन दिस केस द कंज्यूमर विल वर्क ऑन, विल बाय मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई. तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, मोर ऑफ एक्स, एक्स की क्वांटिटी कंजम्पशन क्या कर देगा, वो इंक्रीज कर देगा, और लेस ऑफ
मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, वाई की क्वांटिटी को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, कम कंजम्पशन करेगा। So that we can say that the price of the good falls more of its demanded। जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहे हैं हमारे, फॉल्स कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू बाय मोर ऑफ गुड एक्स, और कंज्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गुड एक्स की कंजम्पशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्यों बढ़ाएगा भाई, क्योंकि कि उसको जहाँ पर ज़्यादा उसको मार्जिन यूटिलिटी मिलेगी, उसकी कंजम्पशन को ज़्यादा करेगा। तो कंज्यूमर क्या करेगा, गुड एक्स की कमोडिटी की डिमांड क्या करेगा, वो ज़्यादा करेगा। कब तक करता रहेगा, कि जब तक कि उसके मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू प्राइस इक्वल ना आ जाए मार्जिन यूटिलिटी ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, पी वाई के इक्वल ना आ जाए। ओके, तो हमने ये पढ़ लिया। अब एक बार क्या होगा, इसको रीड कर लेते हैं। When the price of a commodity X falls, if the price of the commodity X falls, then the marginal utility of X with respect to price is greater than the marginal utility of Y with respect to price. It means that because of a fall in the price of the consumer is getting more marginal utility from good X कंपेयर टू द गुड वाई। अब हमें क्या मिल रही है, मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है गुड एक्स से, हमें ज़्यादा मिल रही है एज कम्पेयर टू गुड वाई। सो ही विल बाय मोर ऑफ गुड एक्स। तो इस केस में वो क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड वाई एक्स की कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा है और लेस कर रहा है ऑफ गुड वाई की। शोइंग दैट द डिमांड फॉर गुड एक्स विल राइज ड्यू टू अ फॉल इन इट्स प्राइस। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे, यहाँ पर भी हम क्या इन्वर्स रिलेशनशिप देख रहे हैं, कि जैसे ही हमारे क्या है प्राइस, जैसे हमारे प्राइस इंक्रीज होते हैं तो हम अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। अगर हमारे प्राइस फॉल होता है तो हम क्या है, अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज कर देते हैं। अब आगे देखते हैं हम कुछ रीजंस हैं फॉर लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड। पहले हम इसको क्या है रब कर लेते हैं। चलो यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कि जबकि हम क्या है किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं, सक्सेसिव यूनिट को क्या है कॉन्टिन्यूस बेस में हम क्या है कंजप्शन करते रहते हैं, तो उसकी जो हर एक पर्टिकुलर यूनिट पे उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या आती है, हमें डिक्रीजिंग शो करती है। जैसे सपोज दैट कि हमने कोई भी एक कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, उसकी हमने क्या करी, फर्स्ट यूनिट परचेज करी, तो हमें उसकी यूटिलिटी मिल रही है 20। अगर सपोज दैट हमने सेकंड यूटिलिटी परचेज करी तो हमें उसकी यूटिलिटी मिल रही है 15। अगर हमने थर्ड क्वांटिटी परचेज करी तो हमें उसकी यूटिलिटी मिल रही है 10। देन सपोज दैट हमने फोर्थ यूटिलिटी परचेज करी तो हमारे को मिली है 5। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या है, डिक्रीज करते चले जा रही है। इसी को क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। The law of diminishing marginal utility states that as more and more of a unit of a commodity is consumed, the utility derived from the consumer from each successive unit keeps decreasing। हर एक successive unit पे क्या आएगा, हम देख रहे हैं कि जो उसकी यूटिलिटी है वो क्या है, डिक्रीज करते चले जा रही है, 20, 15, 10, 5। इट मीन्स दैट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स यूटिलिटी। हम कह सकते हैं कि जो डिमांड है हमारी हर एक पर्टिकुलर यूनिट पे डिपेंड करती है हमारी यूटिलिटी को। अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमने देखा था, जैसे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे कि हम क्या है किसी भी कमोडिटी का इस्तेमाल क्या है दूसरी कमोडिटी को की कंजप्शन करके कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमने क्या करा था, पेप्सी का एग्जांपल लिया था और कोका कोला का एग्जांपल लिया था। अगर आपके पास, अगर आपका प्राइस ऑफ पेप्सी का बढ़ जाता है तो आप क्या करोगे, कोका कोला की तरफ क्या है अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज करना लगते हो, है ना। तो इसकी कंजम्पशन क्या करते हो, आप रिड्यूस कर देते हो पेप्सी की। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वन वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अनदर कमोडिटी व्हेन द फॉर्मर बिकम्स रिलेटिवली चीपर इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो अगर कोई भी दूसरा कमोडिटी क्या है चीपर आ जाता है तो हम क्या है उसकी तरफ शिफ्ट आ जाते हैं।
अपने सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दूसरे गुड की तरफ। अब देखते हैं इनकम इफेक्ट क्या कहता है भाई। when the real income of the consumer changes because of the change in the price of the given commodity, there is an effect on its demand. This effect on demand is known as income effect. अब हमारी इनकम के ऊपर भी प्रभाव डालती है हमारा प्राइस। कैसे हमारी इनकम के ऊपर इफेक्ट करेगा। सपोज दैट कि हमारे पास थे ओनली 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ थे हमारे पास, और हमें खरीदने थे 10 रुपीज़ वाले, 10 रुपीज़ वाले 10 बिस्किट्स, 10 बिस्किट्स हमें खरीदने थे 10 रुपीज़ वाले। तो हम क्या इजीली खरीद लेंगे। ओके, तो हम इसमें कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, 10। अगर सपोज दैट कि हम कहते हैं कि जो उसका प्राइस है 10 से कितना हो जाता है, 5 रुपीज़ हो जाता है उसका प्राइस, उसका प्राइस 10 से 5 रुपीज़ हो जाता है। देन हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं 100 रुपीज़ में, 5 इंटू में 20, इट मीन्स अब हम क्या है 20 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ये क्या हमने छोटा सा एक एग्जांपल लिया है कि अगर आपके क्या है प्राइस हमारे प्राइस की वजह से क्या है हमारी इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हमारी रियल परचेसिंग पावर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है हमारा प्राइस की वजह से। तो हम क्या है इसमें ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हम प्रीवियस वन से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे क्या है प्राइस चेंज होते हैं तो वो क्या है हमारी इनकम के ऊपर भी अफेक्ट करेंगे, और इनकम से हमारे क्या डायरेक्टली डिमांड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। अगर हमारे क्या है प्राइस फॉल हो रहे तो हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, अगर हमारे प्राइस फॉल हो रहे तो हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। अगर हमारे प्राइस क्या होते हैं इंक्रीज हो रहे हैं तो हम क्या है कम क्वांटिटी परचेज करेंगे। अब देखते हैं एडिशनल कस्टमर्स के बारे में। एडिशनल कस्टमर्स क्या होता है भाई, अगर इसको रब करते हैं, एडिशनल कस्टमर्स इट मीन्स कि सपोज दैट कि कोई भी एक आईफोन हैगा, ठीक है, हम क्या आईफोन का एग्जांपल लेते हैं। आईफोन है, अब सपोज दैट हम क्या एग्जाम्पशन लेके चल रहे हैं कि एजम्पशन ले रहे हैं कि आईफोन का प्राइस था 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ था आईफोन का प्राइस। ओके, और एक ऐसी सिचुएशन आई कि आईफोन के प्राइस क्या होने लगे, फॉल होने लगे, वो 1 लाख से कितने हो गए 80,000 पे गिर गए। तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो भी एडिशनल कस्टमर्स थे वो 1 लाख रुपीज़ तक के वो परचेज नहीं कर पा रहे थे। तो इस केस में अब कुछ एडिशनल कस्टमर्स आएंगे, वो क्या है 80,000 पे उस आईफोन को परचेज कर सकते हैं, 80,000 में आईफोन को परचेज कर सकते हैं। सपोज दैट कि हम क्या ले रहे हैं कि पहले 1 लाख के अंदर ओनली 100 कस्टमर्स परचेज कर रहे थे, अब क्या हुआ 80,000 हो गए तो क्या है 120 कस्टमर्स परचेज करने लगे उसे। तो इसे कहते हैं हम एडिशनल कस्टमर्स। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द वेरियस न्यू कस्टमर्स who could not purchase the commodity earlier due to its high price, बढ़े हुए प्राइस की वजह से जो लोग पहले कंजप्शन नहीं कर पा रहे थे, अब क्या है उसकी कंजप्शन वो अभी कर सकते हैं। बाय besides new customers, the existing or old customer of the commodity will also start demanding more of the commodity। अब क्या कर रहे हैं, जो नए नए कस्टमर्स आ रहे हैं वो और ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब देखते हैं हम एक्सेप्शंस ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड। ये एक्सेप्शंस ऑफ अ लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है कि जो भी हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था कि हमारे जो प्राइस इंक्रीज होंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होएगी, तो अगर हमारे प्राइस फॉल होंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, इंक्रीज होएगी। ये इन दोनों चीज़ों को क्या कर देता है, नकार देता है इन दोनों चीज़ों को। तो कैसे करता है भाई, उस चीज़ को देखते हैं। पहले हम बात करते हैं गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स क्या होते हैं, ये क्या है स्पेशल काइंड है हमारी इंफीरियर गुड्स की, स्पेशल काइंड है हमारी इंफीरियर गुड्स की। जब भाई ये इंफीरियर गुड्स की स्पेशल काइंड है तो फिर हमने इसको गिफिन नाम ही क्यों दिया, क्योंकि ये रॉबर्ट गिफिन के द्वारा दिया गया था। ये क्या है सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था। उन्होंने एक
ऑब्जर्व किया कि जब क्या आएगा वेज अर्नर्स थे ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर, वेज अर्नर्स थे, वो क्या करते थे, डेली बेसिस पे क्या आएगा, ब्रेड की कंजप्शन करते थे, ब्रेड की कंजप्शन करते थे। ओके। और वो मीट की कंजम्पशन या फिर कुछ और प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन क्या है वीक में ओनली वन टाइम्स किया करते थे। अगर और जब क्या है नॉर्मल चल रहा था ब्रेड का प्राइस, तो क्या है कंजम्पशन कर रहे थे। अगर सपोज दैट कि ब्रेड का प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, एक ऐसी सिचुएशन आई कि ब्रिटिश इकोनॉमी के अंदर ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो जो बेज अर्नर्स हैं उन्होंने अपने ब्रेड के प्राइस बढ़ने की वजह से, ब्रेड के प्राइस बढ़ने की वजह से उन्होंने उसकी डिमांड को डिक्रीज नहीं किया, उसकी डिमांड क्या रही, इंक्रीज ही रही, उसकी डिमांड इंक्रीज ही रही। तो इस ऐसा क्यों, कैसे कर पाए वो दूसरे जो भी एक्सपेंसिव गुड्स, एक्सपेंसिव फूड का जो कंजम्पशन कर रहे थे उसको क्या कर दिया उन्होंने, कट दी कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंसिव फूड्स, जस्ट मीट का वो क्या है कंजम्पशन उन्होंने डिक्रीज करके, और वो क्या करने लगे, ब्रेड की कंजम्पशन को उन्होंने कंटिन्यू रखा, उन्होंने ब्रेड की कंजम्पशन को डिक्रीज नहीं किया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम, पॉजिटिव रिलेशनशिप देख रहे हैं कि प्राइस जब हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो एक बार हम इसको रीड करते हैं कि दे स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ बिग पार्ट ऑफ द इनकम, देयर इनकम नोन एज गिवन गुड्स, द डिमांड फॉर दिस गुड्स इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन प्राइस। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे अगर उस कमोडिटी के प्राइस क्या है इंक्रीज भी हो जाते हैं, फिर भी क्या है उसकी डिमांड फॉल नहीं करेगी, उसकी डिमांड क्या है इंक्रीज ही करती रहेगी। दिस फिनोमेना वाज इनिशियली ऑब्जर्व्ड बाय सर रॉबर्ट गिफिन, इट इज आल्सो नोन एज अ गिफिन पैराडॉक्स, इसको हम गिफिन पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं हम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज ऑफ लाइफ इट मीन्स कि जो भी चीज़ें हमारे जो जीवन, हमारे जीवन के लिए जरूरी हैं, जो भी कुछ चीज़ें गुड्स, उनको हमें क्या है लेना मैंडेटरी रह जाता है कि उनको लेना ही पड़ेगा। जैसे सपोज दैट कि मेडिसिन है, मेडिसिन का एग्जांपल लें, या फिर क्या हमें कोई क्या है डिसीज हो जाती है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें हॉस्पिटल के अंदर क्या है बड़े बड़े बिल देने पड़ते हैं। या फिर हम कहें कि कुछ फूड आइटम्स हो गए, तो ये गुड्स क्या है हमें परचेज करने ही पड़ेंगे। अगर इनके प्राइस इंक्रीज होते हैं फिर भी हमें क्या है इसकी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज ही रहती है, ये फॉल नहीं होती। तो एक बार हम रीड करते हैं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ द कमोडिटी विच आर नेसेसरी फॉर ह्यूमन लाइफ हैव मोर डिमांड नो मैटर वेदर देयर प्राइस रिड्यूस और इंक्रीज। फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर अ नेसेसरी गुड लाइक अ मेडिसिन पल्सेस फीड एक्सेट्रा विल इंक्रीज इवन इफ देयर प्राइस इंक्रीजेस। अगर उनके प्राइस इंक्रीज भी हो रहे होंगे तो उनकी डिमांड क्या डिक्रीज नहीं होगी। और देखते हैं फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज के अंदर हम क्या कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि ऐसा ऐसा कोई कस्टमर्स क्या आएगा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन मान के चल लेते हैं ना, कई कई कस्टमर्स क्या आएगा फ्यूचर में क्या आएगा तो उसकी शॉर्टेज हो जाए। सपोज दैट कि एक बार क्या हुआ, अफवाह फैली कि सॉल्ट क्या है कि शॉर्टेज होने वाली है, शॉर्टेज होने वाली है सॉल्ट की। तो जितने भी क्या आएगा जो किराना स्टोर वाले थे उन्होंने सॉल्ट, उन्होंने देखा भाई डिमांड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने क्या कर दिया इसके सोल्ड के प्राइस क्या कर दिया इंक्रीज कर दिए। फिर भी क्या है मोस्टली कंज्यूमर्स क्या करने लगे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज ही रखी उन्होंने, उन्होंने डिक्रीज नहीं करी। ऐसी मोस्टली बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं जिसके अंदर क्या है और उनको क्या लगता है कि फेयर में शॉर्टेज होने वाली है कि प्राइस की, तो उस केस में वो क्या है उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को वो इंक्रीज ही रखते हैं अगर उसके प्राइस बड़े भी होंगे तो। और देखते हैं हम स्टेटस सिंबल्स ऑफ अ गुड। एक बार हम इसको रीड करते हैं, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट दैट द कमोडिटी विल बी बिकम स्केयर इन द नियर फ्यूचर। अगर फ्यूचर में क्या आएगा वो लिमिटेड, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या खत्म होने वाली है नियर फ्यूचर में, दे विल स्टार्ट बाइंग मोर ऑफ इट प्रेजेंट इवन इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइसिस। अगर उसकी कमोडिटी के प्राइस बड़े भी होंगे तो भी उसकी क्या है क्वांटिटी डिमांड वो इंक्रीज ही रखेगा। अब देखते हैं स्टेटस सिंबल ऑफ अ गुड पोस्टेंडेशन, अनदर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड इज गुड दैट आर यूज्ड स्टेटस सिंबल सच एज थे कुछ क्या है हम गोल्ड की चैन्स परचेज करते हैं, या फिर क्या हम कहें कि आईफोन हो गया, या फिर हम कहें कि कुछ क्या है एक्सपेंसिव बाइक्स परचेज कर लेते हैं या फिर कुछ कार्स परचेज कर लेते हैं।
अगर हमें क्या होगा उनकी नीड भी नहीं है ना, फिर भी हम क्या होगा उसको दिखावे के लिए परचेज कर लेते हैं, स्टेटस सिंबल, कि भाई उस वो तो इतना सारा पैसा कमाता है और फिर भी क्या है वो नॉर्मल बाइक से चलता है, या फिर ये उसमें इतना पैसा कमाता है उसके बाद गोल्ड की चैन नहीं है, तो ये क्या है अगर उनके प्राइस इंक्रीज भी हो रहे होंगे तो पर्सन क्या आएगा उसकी क्वांटिटी डिमांड को इंक्रीज से रखिएगा। अब देखते हैं इग्नोरेंस। कभी कभार क्या होता है कि हम क्या है किसी भी गुड को हमें पता नहीं होता कि मार्केट के अंदर उसका प्राइस क्या चल रहा है, और क्या है हम उसकी उस कमोडिटी को क्या है परचेज कर लेते हैं, इग्नोर करते हैं कि दूसरा कहीं पर सपोज दैट आप क्या है कोई मार्केट से स्कूल बैग परचेज करने गए, स्कूल बैग परचेज करने गए, ओके। एक शॉप आप क्या अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉप के पास गए, एक शॉपकीपर के पास गए, वहां उसने बोला कि 500 रुपीज़ का है ये बैग, आपने डायरेक्टली उसको क्या पेमेंट कर दी। अब ये आपको नहीं पता कि वो 500 का बैग है एक्चुअल में या नहीं हैगा, दूसरी शॉप के पास आप गए ही नहीं, और एक्चुअल में थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि वो 500 का नहीं, ओनली 300 रुपीज़ का था, ओनली 300 रुपीज़ का था वो बैग। तो इसके अंदर क्या है कस्टमर कई बार क्या इग्नोर कर देता है, वो एक ही शॉप पे जाएगा और क्या है डायरेक्टली वहाँ से परचेज कर लेता है। तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज भी हो रहा होगा तो भी क्या है कस्टमर्स उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज नहीं करते, वो इंक्रीज ही रहती है। अब देखते हैं चेंज इन वेदर कंडीशन। सपोज दैट कि इन रेनी सीजन के अंदर हम क्या देखते हैं कि अम्ब्रेला की डिमांड क्या है, अम्ब्रेला की डिमांड क्या है बढ़ जाती है रेनी सीजन के अंदर। और रेन भी बना देते हैं, रेनी सीजन के अंदर अम्ब्रेला की डिमांड क्या है बढ़ जाती है। और विंटर के सीजन के अंदर हम क्या है वुलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाती है। और कई बार हम देखते हैं समर के अंदर क्या है कॉटन के जो शर्ट्स होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, टी शर्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो अगर उनके प्राइस इंक्रीज भी हो रहे होंगे ना तो कंज्यूमर क्या करता है उनकी क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज नहीं करता है, उसको कंजप्शन करता रहता है उसकी। और हम देखते हैं फैशन रिलेटेड गुड्स, कई क्या ऐसे गुड्स आते हैं जो कि फैशनेबल होते हैं। जैसे किसी एक फिल्म स्टार ने कोई पर्टिकुलर गुड क्या है पहन लिया, तो लोगों ने देखा कि हाँ भाई ये पहन रहेगा फिल्म स्टार, तो मैं भी क्या है इसी के जैसा गुड परचेज करूँ, इसी की जैसी शर्ट पहनूँ, ऐसी जैसी पैंट पहनूँ। तो ये क्या फैशनेबल गुड्स होते हैं, अगर उनके प्राइस इंक्रीज भी हो रहे होंगे तो भी आप क्या है उस गुड को परचेज करोगे। और हम देखते हैं कि कई बार क्या है नए नए आईफोन लॉन्च होते हैं, तो हम क्या है अगर उनके प्राइस क्या है इंक्रीज भी आ रहा है, आईफोन का प्राइस क्या है इंक्रीज भी हो रहा है, तो भी क्या है मोस्टली कस्टमर्स क्या लाइन लगा के खड़े रहेंगे और क्या है उसको परचेज करते हैं, उसकी डिमांड क्या डिक्रीज नहीं करते हैं। फैशन में चल रहेगा कि अगर हम क्या है इसको शो करेंगे तो क्या है हमारे स्टेटस सिंबल ये सब क्या है हम अपने फैशन रिलेटेड गुड्स होते हैं। सो आई होप दैट गाइस आपको समझ में आया होगा लॉ ऑफ डिमांड, और इसके हमने एक्सेप्शन पढ़े थे, रीजंस ऑफ लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, जिससे क्या हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। इस वीडियो को थोड़ा टाइम लग गया बनाने में क्योंकि अभी टाइम नहीं मिल रहा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।